नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को समर्पित इस चैनल पर मैं आपके साथ हूं, आपका मित्र विकास डाखा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में। हमारे संविधान में इसको डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। हमारे संविधान निर्माताओं ने सिटीजनशिप के इस सब्जेक्ट को डील किया है 3 अलग अलग तरीकों में। पहले जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 तक, वह तो हमें यह बताएंगे कि हमारे संविधान को लागू करते समय यानी 26 जनवरी 1950 को किन किन लोगों को हमारे देश का नागरिक माना गया। फिर अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 9, वो बात करेगा बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन के बारे में। यानी कि आर्टिकल 9 हमें यह बताएगा कि संविधान के लागू होते समय किन किन लोगों को हमारे देश का नागरिक नहीं माना गया। इस तरह से जो पहले 5 आर्टिकल्स हैं उनमें तो सिर्फ एक ही बात हुई है कि संविधान के लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। अब जो सवाल बाकी रह गया है वो ये है कि संविधान के लागू होने के बाद में यानी 1950 के बाद में फ्यूचर में सिटीजनशिप का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसे किस तरीके से डील किया जाएगा। इसका जवाब दिया गया है अंतिम 2 आर्टिकल्स में यानी आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में। कहने का मतलब कि इन अंतिम 2 आर्टिकल्स में यह बताया गया है कि 1950 के बाद में फ्यूचर में सिटीजनशिप को निर्धारित करने की शक्ति होगी पार्लियामेंट के पास यानी देश की संसद के पास। तो आइए फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पहले 4 आर्टिकल्स की, जो कि बात करेंगे उन अलग अलग 4 तरीकों के बारे में जिनसे कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती थी संविधान के लागू होते समय। सिटीजनशिप से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 5, वो बात करेगा संविधान के लागू होते समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पहले तरीके के बारे में। इस आर्टिकल की हेडिंग है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल यानी अधिवास के आधार पर नागरिकता। डोमिसाइल या अधिवास का मैं अगर सिर्फ एक वर्ड में मीनिंग बताऊं तो फिर मैं कहूंगा कि इसका मतलब होता है परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता। कहने का मतलब कि डोमिसाइल से मतलब उस जगह से होता है जहां पर आप परमानेंटली रहने का इंटेंशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मेरा घर तो है बीकानेर में और फिलहाल मैं अगले 5 साल के लिए जॉब कर रहा हूं जयपुर में, लेकिन मेरा इंटेंशन यही है कि 5 साल बाद में जॉब पूरा होने पर मैं फिर से लौट के आ जाऊंगा बीकानेर ही। तो ऐसे में मेरा डोमिसाइल जो है वो कहलाएगा बीकानेर का ही, चाहे मैं टेम्परेरी तौर पर कुछ साल के लिए जयपुर रहूं या कहीं और। तो अब वापस लौट कर आते हैं आर्टिकल 5 पर। आर्टिकल 5 के प्रोविजंस के मुताबिक संविधान के लागू होते समय भारत का नागरिक बनने के लिए पहली शर्त तो यह होगी कि उस व्यक्ति के पास भारत का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब कि वह व्यक्ति परमानेंटली भारत में ही रह रहा हो। ठीक है, तो पहली शर्त तो हो गई डोमिसाइल वाली। और इसके बाद में बाकी ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 में से कोई भी एक शर्त पूरी होनी चाहिए। फर्स्टली कि या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, सेकेंडली या फिर आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, थर्डली या फिर आप संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों। तो इस तरह से इन तीनों में से कोई एक शर्त और साथ ही साथ भारत का डोमिसाइल होने पर आपको मान लिया जाएगा भारत का नागरिक। किस समय? संविधान के लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के दिन। पिछले आर्टिकल यानी आर्टिकल 5 ने तो हमें यह बता दिया कि संविधान के लागू होते समय जो लोग भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता किस तरीके से मिलेगी। अब बाकी कौन से लोग बच गए? बाकी वो लोग बच गए
जो कि संविधान के लागू होते समय भारत में आए थे पाकिस्तान को छोड़कर। इस तरह के लोगों को नागरिकता कब मिलेगी, इसके बारे में ही बात की गई है आर्टिकल 6 में। असल में आर्टिकल 6 ने आजादी के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आने वाले लोगों को बांट दिया है टोटल 2 कैटेगरीज में। पहले तो वो लोग जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गए थे। कहां से? पाकिस्तान से। और दूसरे वो लोग जो कि 19 जुलाई 1948 को या फिर इस दिन के बाद में भारत आए थे पाकिस्तान छोड़कर। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले लोगों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, ये 2 शर्तें फुलफिल करने पर। फर्स्टली कि उस व्यक्ति का या उसके माता पिता में से किसी एक का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ हो यूनाइटेड भारत में। यहां पर यूनाइटेड भारत से मतलब है भारत प्लस पाकिस्तान, मतलब आजादी से पहले वाला एकीकृत भारत। सेकेंडली कि इस तरह के लोग जब से पाकिस्तान से भारत आए हैं तब से भारत में ही रह रहे हों। ये दोनों शर्तें पूरी करने पर 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को मान लिया जाएगा भारत का नागरिक। अब बात करें अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की, तो उनको भारत का नागरिक बनने के लिए फुलफिल करनी होंगी ये 2 शर्तें। फर्स्टली कि या तो उस व्यक्ति का या उसके माता पिता में से किसी एक का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ हो यूनाइटेड भारत में, मतलब ये तो सेम ही हो गई पहली शर्त तो। सेकेंडली कि वह व्यक्ति भारत में लगातार 6 महीने रहने के बाद न केवल भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करे बल्कि भारत के एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर्ड भी कर लिया जाए किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा। तो ये दोनों शर्तें फुलफिल करने पर 19 जुलाई 1948 के बाद में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को मान लिया जाएगा भारत का नागरिक। ये जो 2 शर्तें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इनका यूज हम करेंगे अगले आर्टिकल में भी। अब आर्टिकल 7 में हम बात करेंगे उन कंफ्यूज्ड लोगों की जो पहले तो भारत छोड़कर पाकिस्तान जाते हैं और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ जाते हैं। आर्टिकल 7 में इन कंफ्यूज लोगों को डिवाइड कर दिया गया है 2 कैटेगरीज में। पहले तो वो लोग जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए थे और वापस नहीं लौटे। तो जाहिर सी बात है जब वापस ही नहीं लौटे तो ऐसे लोगों को तो भारत की नागरिकता नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की। ये वो लोग हैं जो कि 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गए। आर्टिकल 7 के प्रोविजंस के मुताबिक अगर इस तरह के लोग किसी परमिट फॉर रीसेटलमेंट यानी पुनर्वास के लिए दी गई किसी अनुज्ञा के तहत वापस भारत लौटते हैं तो फिर उन्हें जो है ये 2 शर्तें पूरी करते ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये 2 शर्तें वही हैं जो मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताई थी कि मैं उनका यूज करूंगा आगे भी। फर्स्टली कि या तो उस व्यक्ति का या उसके माता पिता में से किसी एक का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ हो यूनाइटेड भारत में। सेकेंडली कि वह व्यक्ति भारत में लगातार 6 महीने रहने के बाद न केवल भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करे बल्कि भारत के एक नागरिक के तौर पर रजिस्टर्ड भी कर लिया जाए किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा। ये दोनों शर्तें पूरी होने पर भारत से पाकिस्तान और फिर वापस पाकिस्तान से भारत लौटने वाले लोगों को मिल जाएगी भारत की नागरिकता। तो इस तरह से इन पहले 3 आर्टिकल्स में भारत में रह रहे लोग और पाकिस्तान में रह रहे लोगों की बात तो हो गई कंप्लीट।
अब आर्टिकल 8 में बात की गई है विदेशों में रह रहे इंडियन ओरिजिन यानी भारतीय मूल के लोगों की। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को संविधान के लागू होते समय भारत की नागरिकता पाने के लिए पूरी करनी होंगी ये 2 शर्तें। फर्स्टली कि या तो उस व्यक्ति का या उसके माता पिता में से किसी एक का या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म हुआ हो यूनाइटेड भारत में, और सेकेंडली कि जिस फॉरेन कंट्री में वो रह रहे हो उस फॉरेन कंट्री में वह भारत के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रजिस्टर्ड कर लिए जाएं एक भारतीय नागरिक के तौर पर। ये दोनों शर्तें पूरी होने पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को। अभी तक जो 4 आर्टिकल्स हमने कवर किए हैं उनमें हमने बात की है उन 4 अलग अलग तरीकों के बारे में जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता था संविधान के लागू होते समय, यानी 26 जनवरी 1950 के दिन। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 9, वह बात करेगा एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां की भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती किसी भी हालात में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर आपने अपनी इच्छा से ले ली है किसी दूसरे देश की नागरिकता तो ऐसे में आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती किन्हीं भी हालातों में। संविधान के लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन भारत का नागरिक होगा और कौन कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, इसका जवाब तो हमें मिल चुका है पहले 5 आर्टिकल्स में। अब जो सवाल बाकी बचा है वो ये है कि फ्यूचर में यानी संविधान के लागू होने के बाद में नागरिकता के विषय को निर्धारित कैसे किया जाएगा। तो इसका जवाब हमें मिलेगा आगे के 2 आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 10 बात करता है नागरिकता की कंटिन्यूटी के बारे में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर एक बार आपको आर्टिकल 5, 6, 7 या 8 के अंतर्गत नागरिकता मिल गई तो फिर वह जारी रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि संविधान के लागू होते समय मिली यह नागरिकता अधीन होगी पार्लियामेंट द्वारा फ्यूचर में बनाए गए किसी भी कानून के। मतलब कि पार्लियामेंट कोई भी रूल या रेगुलेशन लाकर इस संबंध में कर सकती है कोई भी चेंज या मॉडिफिकेशन। आज की वीडियो का जो अंतिम आर्टिकल है वो बात करेगा इस बारे में कि नागरिकता के संबंध में फ्यूचर में कानून बनाने का अधिकार होगा पार्लियामेंट के पास। कहने का मतलब ये कि हमारा संविधान तो सिर्फ हमें यही बताता है कि संविधान के लागू होते समय यानी 26 जनवरी 1950 के दिन कौन इस देश का नागरिक होगा और कौन नहीं। इसके बाद में फ्यूचर में यानी भविष्य में भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा यह सब डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से। इस तरह से सिटीजनशिप या नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट को मिलती है इसी आर्टिकल से यानी आर्टिकल 11 से। और अपनी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए 1955 में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी नागरिकता अधिनियम 1955। यही वो एक्ट है, यही वो अधिनियम है जो कि डिटरमाइन करता है आज के दिन भारत की नागरिकता से संबंधित तमाम चीजों को कि कौन आज के दिन भारत का नागरिक बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।